हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस विशेष क्लास में सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी को ध्यान है, कल पेपर हुआ नीट का और उसी का हम आज सॉल्यूशन करेंगे। इजी पेपर मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले कुछ अलग आता था अब कुछ अलग आया है, लगभग वही पैटर्न था। थोड़ा सा इस बार ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी की बुक को सामने रख करके और फिर पेपर बनाया गया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी की कुछ लाइंस को एज इट इज़ उठाने का सीधा मतलब है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी पेपर एकदम इजी था, बहुत कंफर्टेबल। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने फील किया होगा, ऐसा पूरी उम्मीद है। चर्चा करेंगे इस बारे में भी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रिएक्शन है और इसमें हमसे पूछा है कि बताइए, एंट्रोपी हमेशा से पूछी जाती है। एंट्रोपी और एंथैल्पी के बारे में बात की गई है। देखो बच्चों, इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, देख रहे हैं। और जब बॉन्ड बनेगा बेटा तो फिर एनर्जी रिलीज होगी। ये बात केमिकल बॉन्डिंग में दसियों बार डिस्कस की गई है कि भाई बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। देखिए, 2 Cl से एक Cl2 बना है तो बॉन्ड फॉर्मेशन है, एनर्जी रिलीज होती है इसमें। जो बच्चे केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं उनको याद आता होगा कि सर ने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था कि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी। एंट्रोपी, देखिए एंट्रोपी जो होता है वह गैसेस के मोल्स पर डिपेंड करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एंट्रोपी किसका मेजर होती है? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, सो यहाँ गैस के मोल कम हो रहे हैं। वी हैव 2 मोल्स ऑफ गैस और यहाँ पर 1 मोल ऑफ गैस बन रहा है, यानी कि इसका डेल्टा Ng जो मैं कह सकता हूँ वो बच्चों नेगेटिव हो गया है। यहाँ 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है, तो इसका मतलब इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो गई होगी, यानी कि इसका साइन भी नेगेटिव आएगा। ठीक है ना। सो एंट्रोपी हमेशा गैसियस नंबर ऑफ मोल्स से निकाला करते हैं, यानी कि ऑप्शन इसमें मोस्ट सुटेबल कौन सा लग रहा है आपको? डेल्टा H की वैल्यू भी इसके अंदर नेगेटिव है, एज वेल एज डेल्टा S की वैल्यू भी नेगेटिव है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आसान प्रश्न था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। ये एकदम इजी भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट है, थोड़ा ठीक, इस पेपर के लिहाज से थोड़ा ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बहुत कुछ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन आसान है। जब हमने आपको रिवीजन टॉपिक्स बताए थे तब भी ये पॉइंट कहा था कि भाई जीरो डाइपोल मोमेंट वाला हमेशा से फेवरेट रहा है। उसमें एक पॉइंट हमने मेंशन किया था कि जिसमें डाइपोल मोमेंट 0 हो या ना हो, 10 तारीख वाले वीडियो के अंदर। ठीक है ना। सो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के अंदर 0 होता है, BF3, BeF2, CCl4 नहीं है, CO2 है और डाइक्लोरोबेंजीन। कॉमन सेंस है कि इसके अंदर 0 हो जाएगा। बहुत ही आसान है पता लगाना, सभी सिमेट्रिक हैं, सभी रेगुलर हैं, इनमें डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नजर नहीं आती है। अगला क्वेश्चन, किसी आदर्श गैस के लिए मीन्स फॉर आइडियल गैस एडियाबेटिक कंडीशन में, देखिए हमेशा आता है ये फ्री एक्सपेंशन वाला पॉइंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब है बच्चों कि कोई एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर नहीं है, तो इसका मतलब वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, है ना। वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। किसके अगेंस्ट करोगे? वैक्यूम है ना। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं है उसको रोकने के लिए, उस गैस के एक्सपेंशन को रोकने के लिए कोई भी नहीं है, तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ये तो हमको मालूम है कि क्यों 0 होता है, एडियाबेटिक की तो पहचान ही होती है। अब इसमें W भी 0 हो जाएगा और W भी 0 हो जाएगा, कोई वर्क ही नहीं हुआ तो फिर टेम्परेचर चेंज भी नहीं होगा। फ्री एक्सपेंशन में हमेशा याद रखिएगा कि वर्क डन 0 होता है। ये एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत पॉपुलर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन माना जा सकता है, फिर भी मैं इसको बिल्कुल इजी ना कहते हुए इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा। Q0, चेंज 0 और W0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अस्तित्व में नहीं है? ये है डायरेक्टली फिर से नोट्स का ही क्वेश्चन है। He2 को स्पेसिफिकली एमओ थ्योरी के अंदर कहा था और जो रिवीजन टॉपिक थे उसमें भी एमओ थ्योरी पर हमेशा जोड़ दिया गया था। एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर जो आता है वो 0 आता है। ठीक है, ये क्लास के अंदर भी करवाई हुई बात है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। हमने स्पेसिफिकली He2 का एग्जांपल से ही ये समझाया था। ठीक है, और बाकी एमओ का एक क्वेश्चन तो आना ही था, तो आप मान के चलें कि एमओ के सबसे इजी पॉसिबल क्वेश्चन को ही आपसे पूछा गया। एमओ का क्वेश्चन आना तो तय था लेकिन उसमें से भी इजीएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन को रखा गया है। He2 का एग्जिस्टेंस नहीं होता, यहीं से एमओ की शुरुआत हुआ करती है एक्चुअली। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, आप डायग्राम बनाकर देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से हमसे पूछा है कि इसमें मैच कराना है। देखिए मैच कराएंगे,
फिर से मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, रिवीजन टॉपिक में आपको एक पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर पर क्वेश्चन आता है। टेम्पररी हार्डनेस यानी कि अस्थायी कठोरता। तो जो अस्थायी कठोरता होती है वह मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, यानी कि यह कंफर्म है कि बी आपका फर्स्ट से मिलना चाहिए। मैग्नीशियम और यू कैन से जो आपका कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होता है वहाँ वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना। दो तरह की हार्डनेस होती है, एक टेम्पररी होती है, एक परमानेंट होती है। टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वो बाइकार्बोनेट की वजह से होती है और परमानेंट जो होती है वो कार्बोनेट और क्लोराइड की वजह से। जिसको उबाल कर बॉईल करके हटाया जा सके उसको टेम्पररी बोलते हैं। सो नो डाउट इसमें भी बहुत आसानी से मिलाया जा सकता है। जैसे यदि मैं B2H6 की बात करूं, सो एक ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, यू कैन से इट इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है, ये इससे मिलेगा। टेम्पररी हार्डनेस आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसको सिन गैस भी बोलते हैं, कई कंपाउंड्स के सिंथेसिस में काम आता है इसलिए। और H2O2 की स्ट्रक्चर जो होती है वह ओपन बुक होती है, नॉन प्लेनर होती है। जब H2O2 को हमने रिवीजन टॉपिक में मेंशन किया था तो कहा था कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो जरूर क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर पर, ठीक है, एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ पर और एक स्ट्रक्चर पर। सो यहाँ पर यदि हम मैच कराते हैं तो डी के अंदर फोर्थ तो खैर सभी में दे रखा है, चलो इसमें थोड़ी मेहनत कराई गई है कम से कम। फर्स्ट वाले के अंदर आपको थर्ड मैच कराना है, फर्स्ट में थर्ड है यहाँ पर। सेकंड वाले में टेम्पररी हार्डनेस आपको 1 मैच कराना है, सी वाले में आपको सेकंड मैच कराना है और डी वाले में फोर्थ कराना है। यानी यह क्लियरली दिखाई देता है कि ऑप्शन नंबर 2 है। बहुत ज़्यादा कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, इजी ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगला कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप। देखिए, रॉट आयरन जो होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, उसमें 4% कार्बन नहीं होती है, उसमें तो 1% से भी कम कार्बन होती है। सो ये कंफर्म है कि इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना था। बाकी ऑप्शंस को मैं चेक कर लेता हूँ। ब्लिस्टर कॉपर के अंदर CO2 के निष्कासन के कारण नहीं होता है बच्चों। जो ब्लिस्टर कॉपर की अपीयरेंस है वो SO2 के रिलीज होने की वजह से होती है। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वॉन एल्कोहल नहीं, वॉन एल्कोहल नहीं होती है। ये प्रोसेस कौन सी होती है? ये मॉन्ड प्रोसेस होती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट नज़र आता है। ये तो सभी गलत हैं क्योंकि रॉट आयरन तो प्योरेस्ट फॉर्म है तो उसमें सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। सो वैरायटी ऑफ स्पेस में ढाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। बेंजीन का हिमांक इतना है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। बेंजीन में एक विद्युत अनघट मिलाया गया है। सिंपल चीज़ है, क्या फॉर्मूला लगेगा? डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M लग जाएगा। डेल्टा TF कितना है भाई? 5.12, डायरेक्ट क्वेश्चन है। KF बेंजीन में एक विद्युत अपघट्य को मिलाया गया है और द सॉल्यूशन ऑफ मोलिलिटी KF की जो वैल्यू है, अच्छा KF की वैल्यू है 5.12 तो है ना, और आपको कहा गया है कि कितना हो गया है। डेल्टा TF तो पूछा ही गया है इसके अंदर। ओहो, ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ फिर, यानी कि ये 5.12 इंटू ही बोल रहा है मोलिलिटी, है ना, 0.078, ठीक है। सीधा मल्टीप्लाई करके बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई तकलीफ होनी चाहिए। गुणे भाग करके आप आसानी से इसको पता कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि दशमलव के 2 स्थानों तक निकटतित करना है, मतलब राउंड ऑफ करके एक तरह से इसको करना है हमको। तो मैं इसको लगभग 5 यदि कंसिडर करता हूँ और इसको मैं लगभग 5 कंसिडर करूँ, उसको 0.08 यदि मैं इसको हटाऊँगा, राउंड ऑफ करूँगा, तो ये आपका जो है वो कितना आ रहा है, देखिए दिस इज 0.4, ओके, क्योंकि ये 40/100 आ जाएगा ना। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.4, ठीक है। तो 0.4 केल्विन आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये भी, राउंड ऑफ करवा दिया है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा है वो ऑलरेडी, ठीक है। चलो, हाँ, ऑक्साइड की नेचर पर भी हमेशा क्वेश्चन बना करता है। ऑक्साइड की नेचर ये भी हमारे रिवीजन टॉपिक में शामिल था, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ध्यान होगा। ये Al2O3 है और एम्फोटेरिक पर विशेष रूप से आगे आने वाले बच्चे भी इसको ध्यान रखें, हमेशा एम्फोटेरिक ऑक्साइड पर क्वेश्चन बना करता है। सो Al2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सभी को ध्यान होगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको मालूम होगी। चलो, इनमें सारे नहीं भी मालूम है तो कम से कम ये तो मालूम है कि Al2O3 जो होता है वो आपका एम्फोटेरिक होता है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो आपको मालूम होना ही चाहिए किसी भी सूरत में। आप पेपर की आसानी का स्तर आप खुद से जज कीजिए कि इसमें, मैं इसको इजी पेपर इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन ईजी आए थे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ईजी तो हमेशा से आते थे, ठीक है ना, पर इसमें ऑप्शन भी ईजी थे। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया गया है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन में फंसाने की कोशिश की है। अदरवाइज 3-4
क्वेश्चन में तो बच्चा ऑप्शन के अंदर ही फंस जाता है। जैसे इसमें आप देखिए Al2O3 आपको मालूम है कि एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी होता है, तो C जो है वो मैच करेगा 4 से। अब आप देखो ऑप्शन सिर्फ A1 में C जो है वो 4 से मैच कर रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपका ये क्वेश्चन हो जाता था। अदरवाइज अब तक क्या होता था कि वो एटलीस्ट 2 ऑप्शन में तो C को 4 से मिला था, तब थोड़ी आपको मगजमारी करनी पड़ती। जब क्या होता है ऐसे मैच मैट्रिक्स में, जो सबसे ईजी होता है ना वो तो सब में सही मिला हुआ रहता है, ये होता है एक्सट्रीम लेवल डिफिकल्टी का, ठीक है ना। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि जो सबसे आसान है वो सिर्फ एक ही से मैच हुआ है। सो कंफ्यूजन है कहां, बताइए? कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। सी वाला 4 से मिल जाएगा, एम्फोटेरिक होता है। सीओ जो होता है वो न्यूट्रल होता है, हमेशा ध्यान रखें, ये भी अपने आप में एक पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी फिर Cl2O7 एसिडिक हो गया और बेरियम का ऑक्साइड बेसिक हो गया। बहुत आसान सवाल था, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन आपका करेक्ट थर्ड हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज का इससे होते उस ताप पर डेल्टा जी, देखिए ये रिलेशन है डेल्टा जी। यदि कोई बच्चा अभी पढ़ रहा है तो उसको ध्यान होगा, हमने ये रिलेशन अभी इस्तेमाल किया था। यदि आपको ध्यान हो तो ये रिलेशन आपको लिखाया गया था किसके अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम में, जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही थी। किस पर? के इक्विलिब्रियम पर। के इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर का इफेक्ट जब हमने बताया था तो उस समय इस इक्वेशन का यूज किया था और बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन आती है, ठीक है। ये वही उसी बिल्कुल उसी इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये डेल्टा जी नॉट यहाँ पर यूज कर लेंगे हम। अब इसने देखिए फिर से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है। यदि मैं इसको यहाँ से ln के फॉर्म में लिखता हूँ तो ये 2.303 हट जाएगा, है ना। वैल्यू भी नहीं निकालने के लिए कहा है आपको, सिर्फ फॉर्मूला रख करके, और उसमें से भी सिर्फ 2 ऑप्शन है जिसमें नेगेटिव साइन आपको दिखाई दे रहा है। 2 × 10⁻13 है, सीधे सीधे देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। माइनस का 8.314, इट शुड बी 4, है ना, ये 4 होना चाहिए। सो जैसा कि आप देख रहे हैं माइनस का 8.314 300 इंटू ln, जो k की वैल्यू वो एक में ही 2 × 10⁻13 है, बाकियों के अंदर माइनस नहीं है। पहले वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसने 4 × 10⁻13 कर दिया है, ठीक है। सो डायरेक्टली वैल्यू रखने पर ये पता चल रहा है, क्योंकि आपको निकालना तो है ही नहीं, सॉरी सेकंड वन है ना, आपको आंसर तो निकालना ही नहीं है ना, सिर्फ केवल फॉर्मूले में फिट करना है। ऐसे भी क्वेश्चंस अधिकतर आए हैं जिनमें फॉर्मूला फिट करना है। ये भी जो है बच्चे के एग्जाम के प्रेशर को कम करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए ने जो पेपर डिज़ाइन किया है वो कोविड-19 की कंडीशंस को देखते हुए किया है कि बच्चों पर पहले से एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो एग्ज़ाम का है कि भाई वहाँ कैसे जाएंगे, है ना, कोरोना पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा। तो वो उस एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि इस पेपर को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर वो आपसे हो सकता था कि वैल्यू निकालने के लिए देता। हमसे कई प्रश्न ऐसे भी गलत होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन की वैल्यू तो हम उसमें पुटअप सही कर देते हैं फॉर्मूले में, लेकिन आंसर गलत निकाल देते हैं। तो देखिए वो बर्डन भी आपका कम कर दिया गया। सिंपल वैल्यू पुट करना है, आंसर भी नहीं निकालना है, केवल इतना सा एक्सप्रेशन बोला है। तो एक शायद एक्सटर्नल कंडीशंस को देखते हुए थोड़ा सा प्रेशर बच्चों पर कम डाला गया। अब यूरिया की अभिक्रिया द्वारा A बनता है जो विघटित होकर के B बनता है। देखिए यूरिया आपका NH2CO NH2 होता है, ये सभी बच्चों को मालूम होगा, ये टॉपिक अभी तक हमने नहीं पढ़ाया है। इससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसको हीट करेंगे तो अमोनिया, और अमोनिया जो है वो कॉपर के साथ में, जब इसको कॉपर के साथ में कंबाइन कराते हैं तो दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस CuNH3 होल ट्वाइस प्लस, ठीक है ना, 2+, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि गहरे नीले रंग का होता है, ठीक है। सो ये आंसर है। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है बट स्टिल ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन माना जा सकता है, इसको एकदम ईजी नहीं बोलूँगा मैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक क्षारीय अमीनो एसिड है? देखिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स पर भी हमने वहाँ पर रिवीजन टॉपिक में आपसे कहा था कि जरूर अमीनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि ये इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है। सो क्षारीय है कि अम्लीय है वो तब तक नहीं पता चल सकता जब तक हमको उसके स्ट्रक्चर नहीं मालूम हो, ठीक है ना। सो ये आपका जो लाइसिन है, उस लाइसिन के अंदर यहाँ 2 NH2 समूह जुड़े हुए हैं एज कम्पेयर टू 1 COOH, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आपका क्या है, क्षारीय है। ये भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था क्योंकि स्ट्रक्चर्स बेस्ड क्वेश्चन था। हालांकि एसेंशियल अमीनो एसिड आता है, ये लगभग तय है। कागज वर्ण लेखी की किस पे आधारित है? ये फिर से एक लाइन उठा कर दी गई है, ये मेटलर्जी के अंदर दे रखा है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पर बेस्ड है, एनसीईआरटी की लाइन है ये बिल्कुल। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों का गलत हुआ होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ मेंशन करूंगा वो ज़्यादातर बच्चों के गलत होंगे क्योंकि ये डायरेक्टली अंदर से उठाई हुई लाइन होती है, एनसीईआरटी की लाइन उठा करके दी हुई है। जैसे बायोलॉजी में दिया करते थे उस तरह का केमिस्ट्री में भी दे दिया इन्होंने। सो ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है। इतना डिटेल आपके क्रोमेटोग्राफी है नहीं, लेकिन एक लाइन लिखी हुई है तो उसको उठा कर रख दिया गया है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। धातु आयन जो एंजाइम को सक्रिय करता है, फिर वही है सोडियम के साथ हमेशा पोटेशियम। बायोलॉजी वालों को मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की कोई आवश्यकता होगी। बायोलॉजी वाले सभी बच्चे सोडियम पोटेशियम के बायोलॉजिकल फंक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, ये भी ठीक सवाल है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इस पेपर के अच्छे क्वेश्चन में से एक, जिनमें थोड़ी सी मेहनत बच्चे को करनी पड़ रही है। देखिए बच्चों, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि CHO बनाया हुआ है, सो ये बात तो कंफर्म है कि ये CHCl2 में बदलेगा, और इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इस तरीके से इसमें बदलता है, जिसमें से वाटर रिलीज हो जाता है, और क्योंकि OH जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन पर 2 OH टिक नहीं पाते, स्टेबल नहीं रहता मामला, तो यहाँ से ये H2 रिलीज हो जाएगा और फाइनली ये किस में बदल जाएगा बेटा, CHO में बदल जाएगा, ठीक है। सो हमसे कहा गया है कि जो X है वो क्या है, बीच के अंदर जो बनता है वो 4th वन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में जाता है कि उसमें कई प्रोडक्ट बना करते हैं, फिर भी इट इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन जो थोड़ा माथापच्ची मांगता है। इसमें फिर से आप ऑप्शंस के बेसिस पर बड़ी आसानी से कर सकते थे, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ कठिन हो सकता है क्या, तो CO2 गैस को यूज़ नहीं करते हैं बच्चों, CO2 गैस को यूज़ नहीं करते हैं। आपको मालूम है कि CO2 सॉलिड CO2 को इस तरह के कामों में यूज़ कर सकते हैं आप, ड्राई एस जिसको हम बोलते हैं। C16 में 12 6 कार्बन रिंग एंड 20, ये भी आपको शायद ध्यान होगा कि 20 और 12 होती हैं, 20 और 12, 20 6 होती है और 12 जो है वो 5 वाली होती है, काफ़ी पॉपुलर है, NCERT की लाइन है ये भी, जानते हैं ना। फुलेरिन टॉपिक ध्यान रखो, रिवीजन टॉपिक में लिखाया था एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, देखिएगा 10 तारीख वाली क्लास के अंदर लिखा है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। यदि आप उसको थोड़ा ईमानदारी से कर जाते तो कुछ प्रश्नों में पढ़ा हुआ था, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोई गुट्टी नहीं पिला रहा हूं मैं, लेकिन आप इनको ध्यान देंगे ना तो आपका बेनिफिट 100% होगा। तो वहां मैंने एक टॉपिक लिखा था एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, बहुत सेलेक्टेड टॉपिक हमने उसमें मेंशन किए थे, तो उनमें से एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन था, एक क्वेश्चन यहाँ फंसा हुआ है उसमें से। ZSM5 जियोलाइट है, ये बिल्कुल बहुत ही पॉपुलर फैक्ट है, इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर फैक्ट। ZSM5 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सरफेस केमिस्ट्री में आता है, इसको स्पेसिफिकली मेंशन क्लास के अंदर हमने किया भी था, और वैसे ये काफ़ी पॉपुलर है, एज इट इज़ लाइन है, फिर से NCERT की उठाई हुई लाइन है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि NCERT बुक को सामने रख करके ही इस पेपर को बनाया गया है, तो इसमें से बोला है कि सही कौन सा है, तो नो डाउट C and D, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड गलत है। कौन सा एल्केन वुड्स से नहीं बनता, ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन इज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये फर्स्ट नेम रिएक्शन उसमें हमने लिखी थी जो कि आपके आ सकती है, फर्स्ट रिएक्शन शायद मेरे ख्याल से उसमें यही मेंशन की थी हमने। इसमें ऑड वाले नहीं बनाए जा सकते, ऑड नंबर जिसमें कार्बन नंबर हो उनको आप अच्छी यील्ड में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अभी टॉपिक हमने क्लास में नहीं डिस्कस किया तो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाता होगा कि ऑड वालों को नहीं बना सकते, तो इसमें एक हेप्टेन जो है वो ऑड वाला दिखाई देता है। वी कैन नॉट फॉर्म दी ऑड वन। देखिए वुड्स रिएक्शंस की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वुड्स रिएक्शंस की अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं, और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो ये पाते हैं वुड्स रिएक्शन है क्या, आप जानते हैं सोडियम की प्रेजेंस में गर्म किया जाना, ठीक है ना, सोडियम की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं और किसको, RX को, तो उससे हमको जो है बच्चों वो एल्केन मिल जाता है। इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, और यदि आपको ध्यान होगा तो वुड्स रिएक्शन के अंदर ये काफ़ी पॉपुलर फैक्ट है कि इस रिएक्शन की हेल्प से हम नहीं बना सकते किसको, जिसके याद नहीं बना सकते ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ज़्यादा मात्रा में नहीं बना सकते, और वो होता है आपका ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है, फिर से वही याद दिलाऊंगा, नेचुरल रबर को हमने उस क्लास में लिखा भी था कि भाई ये सिस होता है, याद करो सिस होता है और ट्रांस से गट्टा पर्चा बनता है। सिस आइसोप्रीन का सिस फॉर्म नेचुरल रबर होता है, यह लाइन शायद डिस्कस की गई होगी। सो सिस 1 फॉर पॉली आइसोप्रीन, ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये नेचुरल रबर है, आइसोप्रीन का सिस फॉर्म नेचुरल रबर होता है। तो आसान क्वेश्चन था, ये भी इजी से किया जा सकता था। प्लेटिनम का उपयोग करते हुए डाइल्यूट, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहां पर हमको डिस्चार्ज पोटेंशियल को चेक करना पड़ता है। यदि मैं इसको इलेक्ट्रोलाइज कराता हूं पीटी इलेक्ट्रोड लेकर, जिन बच्चों ने इलेक्ट्रोड पढ़ा है उनको ध्यान है, कैथोड और एनोड बनता है,
ठीक है। अब कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इसकी वजह से रिलीज होती है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है ये, ठीक है ना। और सल्फेट नहीं जाता है, डाइल्यूट के केस में सल्फेट नहीं जाता है और उसकी बजाय ऑक्सीजन गैस बनती है। कंसंट्रेट होने पर यहाँ H2SO8 बनने लग जाता है। फिर से एनसीईआरटी की ही लाइन है, ठीक है। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ पूछा किस पर है, एनोड पर पूछा गया, तो 100% आपका ऑक्सीजन गैस होगा। आगे बढ़ा जाए। जीटा विभव, जीटा विभव, ठीक है, ये आपको जीटा विभव देखने में मिलता है कहाँ, चार्ज वाले में। ये एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। चार्ज की वजह से, अब देखो चार्ज इनमें से बोला है कि किसके निर्धारण में उपयोगी हो सकता है, तो चार्ज के, अब चार्ज जो है वो यहाँ पर साइज से, विस्कोसिटी और सॉल्युबिलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। दिस शुड बी कोलाइडी कणों का स्टेबिलिटी, है ना, स्थायित्व यहाँ होना चाहिए। क्योंकि ये आपको ध्यान होगा कि जो स्टेबिलिटी है ना किसकी, लायोफोबिक वालों की, है ना, द्रव विरोधी वालों की, वो चार्ज की वजह से होती है। तो ये इनडायरेक्ट वे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह कुछ हद तक बच्चों का गलत हुआ होगा, जो कुछ, यदि किसी बच्चे के 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में रॉन्ग है तो उनमें से एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि स्टेबिलिटी से इसको कनेक्ट शायद नहीं कर पाए हो, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज से उल्टा जाकर के स्टेबिलिटी देखनी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक ठीक क्वेश्चन है। जीटा विभव ध्यान होगा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको जीटा विभव कहते हैं। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। कौन सा यौगिक क्रिस्टलीकृत किया होगा, हाँ, ये हालांकि थोड़ा सा विवादास्पद मामला है क्योंकि यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसा कुछ मेंशन नहीं है, बट जो उपयोग मानते हैं हम NaCl होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये NaCl या नमक बनाने की मेथड मानी जाती है, जो सॉल्ट प्रोडक्शन की मेथड होती है। इसमें HCl गैस को फ्लो कराते हैं और उससे इसका जो आयनिक प्रोडक्ट है KIP है वो KSP से बड़ा हो जाता है और उससे ये प्रेसिपिटेट होने लग जाता है। तो ये NaCl इसमें होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्बिल एमीन है, फिर से ये आपको ध्यान होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस को जो है वो टेस्ट करना इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमाइंस को टेस्ट करना जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये टेस्ट कार्बिल एमीन 1 डिग्री वालों के लिए यूजफुल है। यहाँ पर एकमात्र है, देखिए कोई कंफ्यूजन इसमें फिर से नहीं है, बहुत इजी गोइंग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये परीक्षण हमेशा काम आते हैं। 2 बताए थे आपको, एक तो मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल का भी बोला था और एक अमाइन का भी बोला गया था। 2 टेस्ट आपको करने के लिए कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राउल्ट से पॉजिटिव डिविएशन, वही फिर से नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिविएशन के एग्जांपल। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो ये आपका आइडियल है ना, आइडियल को पहचानना तो बहुत आसान होता है। ये भी आपका आइडियल होता है, ये भी आपका आइडियल होता है, ये आपका नेगेटिव होता है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म नेगेटिव सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, तो किसी को नहीं भी मालूम है तो भी एलिमिनेट करके इस पेपर को किया जा सकता है। सेकंड वाला होगा, मुझे नहीं मालूम यदि कि सेकंड है कि नहीं है, तो इन 3 को तो देख सकते हो। एसीटोन क्लोरोफॉर्म सबसे पॉपुलर है आपका नेगेटिव वालों के अंदर, है ना। इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ऐसा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इसमें नेगेटिव डिविएशन हो जाता है ना। ये इस तरीके से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स कंपैरेटिवली क्रिएट हो जाते हैं और नेगेटिव डेविएशन देखने में आता है। तो पॉजिटिव बोला था, ठीक है। ध्यान होगा राउल्ट से विचलन जो है वो दर्शाने के लिए हमने कहा था कि राउल्ट के पॉजिटिव नेगेटिव वाले एग्जाम्पल जरूर देख के जाइएगा। अगला बहुत ही आसान सवाल फिर से, म्यू का निकालने का तरीका क्या होता है भाई, √NN+2 बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट होती है। N क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो हमेशा कहता हूं कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 4 होते हैं तो आंसर हमेशा 4.8 4.9 के आसपास आता है, 3 होते हैं तो सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात थी, क्रोमियम जो होता है वो बेटा 3d54s1 हुआ करता है। सो क्रोमियम में आप 2+ कर दो तो ये 3d4 रह जाएगा। अब 3d4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों, 1 2 3 4 है। एक ही ऑप्शन है जो 4 वाला है, जैसा कहा गया कि ऑप्शन में कहीं कोई कंफ्यूजन दिया ही नहीं गया। 2 ऑप्शन 4 वाले देता तो थोड़ी मैथमेटिक्स करनी पड़ सकती थी। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 4.9 होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये फिर से एक प्रश्न है जो सर्वाधिक अभी जो है वो चल रहा है विवाद के अंदर, और ये अधिकांश बच्चों का सही नहीं है, ठीक है ना। इसमें पूछा है कि हाल ही में काइनेटिक्स की डिस्कशन किया गया था क्लास में कि इसमें से कौन सा जो है वृद्धि होगी जब कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी। तो बेटा क्या बढ़ेगा कंसंट्रेशन से, क्या सक्रिय ऊर्जा कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, नहीं। हीट ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकती है बेटा। यहाँ कुछ बच्चे जो है और इवन टीचर भी इसमें हीट ऑफ रिएक्शन का बता रहे हैं,
पर हीट ऑफ रिएक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है हीट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करती है। हालांकि वो इस हिसाब से बोल सकते हैं कि वहाँ कितनी हीट रिलीज हो रही है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो नो डाउट थ्रेशोल्ड एनर्जी पे भी कोई असर नहीं पड़ता है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है और ये डेल्टा एच होती है। क्या चीज बदलती है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होता ही क्या है? नंबर ऑफ कॉलिजन होता है। तो यदि मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा बेटा तो नंबर ऑफ कॉलिजन तो बढ़ेंगे ना, कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो Z तो बढ़ेगा। कॉलिजन थ्योरी को याद करें तब कहा गया था कि Z इंटू ई माइनस ई अपॉन आर टी, जेड टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन है, उसमें ई माइनस ई अपॉन आर टी करते हैं तो इफेक्टिव कॉलिजन चला आता है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो इट शुड बी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ये अलग अलग की में अलग अलग आंसर आपको आगे देखने मिलेगा यदि आपने चेक किया हुआ तो। फिर देखिए एल्किन का ओजोनोलाइसिस, यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है, मेंशन किया गया था। एल्किन का ओजोनोलाइसिस बहुत सिंपल है, ब्रेक करते हैं, एक साइड ऑक्सीजन जोड़ते हैं। फिर मैं रिपीट करूंगा, ऐसा कोई ऑप्शन यहां दिखाई नहीं दे रहा जिसके अंदर कि आपको कोई कंफ्यूजन हो कि मेथेनॉल यानी HCHO कैसे बन सकता है। भाई HCHO एक ही ऑप्शन में बनता हुआ दिखाई देता है, सिंपल एलिमिनेशन से कर सकते थे। ओजोनोलाइसिस करते हैं तो दोनों और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ना होता है। आगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान रखने हैं, ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है ना। और ये चीज आपको मेंशन हमने रिवीजन टॉपिक में कर दी थी। ये भी कहा था आर और ए के बीच में रिलेशन, क्लास के वक्त भी कहा, रिवीजन टॉपिक के वक्त भी कहा। और सबसे आसान बात देखिए, सॉल्व नहीं करना है। मैंने जब इसको क्लास में पढ़ाया था, कुछ बच्चों को याद आएगा, तो मैंने कहा था कि इसमें √3 वाली गड़बड़ हो जाती है और ये 1.732 होता है, तो आसान नहीं होता सॉल्व करना। तो लगता है उस बात को सुन लिया गया है और इसको आपके लिए आसान बना दिया गया है कि भैया आप सॉल्व मत करो, वैल्यू रखो, मस्त रहो, ठीक है। और आर और ए में रिलेशन आपको ध्यान होगा √3/4 इंटू ए। इससे सरल तरीका नहीं हो सकता इस क्वेश्चन को पूछने का। ए की वैल्यू डायरेक्टली 288, तो आर और ए की रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको अंदाजा हो गया होगा कि प्रश्न कोई बहुत भारी नहीं आते हैं। जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, बस उसको ईमानदारी से अच्छे से करना है और वहाँ सही करके आना है। वहाँ अपने आप में थोड़ा कंट्रोल रखना है। वो 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अभी आपने दिया होगा एग्जाम तो आपको आइडिया हो गया होगा। सुक्रोज के जल गठन से क्या बनता है? देखिए फिर से ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज बनता है, ठीक है ना। सो ये फिर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। यदि आपको ध्यान आता हो, सुक्रोज जो होता है वो एक बेसिकली एक डाइसैकेराइड है ना। सुक्रोज जो है वो आपका क्या है? डाइसैकेराइड है। और डाइसैकेराइड में क्या होता है आपको मालूम है कि जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमको 2 क्या मिलेगी? मोनोसेकेराइड मिलेगी। और यहाँ पर ये तो बहुत ही कॉमन और पॉपुलर क्वेश्चन है। हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन अल्फा और बीटा वाला आपको हो सकता है, ठीक है ना। सो अल्फा बीटा में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। हालांकि सुक्रोज आपके, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपके बायोलॉजी के अंदर भी आता है, और जब वो बायोलॉजी के अंदर आता है तो हमें बिल्कुल नहीं लगता कि उसके अंदर आपको कोई डाउट या दिक्कत होनी चाहिए। वहाँ पर भी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में भी सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस वाला क्वेश्चन देखने में आता है कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से हमको क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, जो कि बेसिकली एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये बेसिकली क्वेश्चन जो है आपका वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है, जिसमें ऑर्डर ऑफ लिगेंड की बात की जाती है कि भाई लिगेंड की स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होता है। तो देखिए क्लियर कट नज़र आता है। सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें साइनाइड है, नो डाउट, है ना। साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इन सब के अंदर, ठीक है। और यदि बात करें तो HCN- जो है वो सबसे वीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए आपको कंपेयर करने के लिए कहा गया है CN में, CO में, C2O4 में। सो दिस सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट, क्योंकि साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग है और आपका HCN- सबसे वीक है। CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फेराडे की संख्या कितनी होगी? ये भी आसान प्रश्न था, डायरेक्ट फेराडे नियमों पर आधारित प्रश्न आएंगे। कहा गया था आपको कि यहां से ये कैल्शियम बनाया जाएगा। 2 फेराडे से 40 बनता है। देखिए 20 ग्राम देख रहे हैं, 2 फेराडे से 40 ग्राम बनता है। 20 के लिए कितना होगा? 1 फेराडे हो जाएगा। भाई सीधा क्वेश्चन था ये तो। इसमें पूछा है कि एक आवश्यक फेराडे की संख्या कितनी होगी, तो 40 ग्राम पाने के लिए आपको दिख रहा है कि 2 फेराडे चाहिए। 20 ग्राम पाने के लिए कितना चाहिएगा? तो 1 फेराडे चाहिए। 40 ग्राम क्या है? इसका मोलर मास है। अच्छा वो भी दिया हुआ है ना कि भाई मोलर मास इसका 40 होता है, वो भी गिवन है।
एसीटोन और मेथिलीन मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ये जो है टॉपिक वो है जिसमें RMgX से अल्कोहल बनाने के लिए आपको कहा गया था। वो वहाँ पॉइंट में हमने ये मेंशन किया था, RMgX से अल्कोहल बनाना है कौन सा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यदि बच्चों को ध्यान हो तो ये 3 डिग्री, एसीटोन से 3 डिग्री बनता है ना। ये वही रिएक्शन है ग्रेनाउड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने वाली, 1 2 3 सभी बनते हैं। तो ये 3 वाली है, इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री बन जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 2 और 3 सभी बनाते हैं इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सल्फर के किस ऑक्सोल में O बंद नहीं है? सल्फर के और फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल पर क्वेश्चन जरूर बनता है। H2S2O8 O बंद है पूछा है ना। इसको हम मार्शल एसिड भी कहते हैं, काफी पॉपुलर है, रेडॉक्स चैप्टर में भी इसको करवाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर को रेडॉक्स चैप्टर में भी करवाया गया था, ध्यान होगा, काफी पॉपुलर है। इसके ऑक्सीडेशन पर स्टेट पर भी प्रश्न आता है। अब की बार ऐसा आया, हो सकता है अगली बार ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन आ जाए तो ये +6 होता है ना, काफी कॉमन क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये कार्बन का बहुत ही इजी क्वेश्चन, CH4 में सभी बच्चों को मालूम है कि -4 है, CCl4 में +4 है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का ये कोई गलत हुआ होगा। -4 से +4, कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था -4 से +4 में बदल रही है। बिल्कुल कुछ एक्सप्लेनेशन के लायक नहीं लगता ये हमें। हाँ, कैटाइनिक डिटर्जेंट कौन सा होता है? तो कैटाइनिक और एनाइनिक सर्फेक्टेंट की वक्त हमने बात की थी। ये सोडियम डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट और सिटाइल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, कौन सा होगा? सिटाइल ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। एग्जाम्पल हमने कब पढ़ा? ये एग्जाम्पल बच्चों को ध्यान होगा जो रेगुलर क्लास में जुड़े हुए हैं, ये एग्जाम्पल हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था। कैटाइनिक वाला और एनाइनिक, एनाइनिक वाले कौन से होते हैं? डिटर्जेंट होता है, सिंपल वाला, और सोप होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कैटाइनिक वाला था, क्योंकि इसका जो मेन पार्ट है जो कि आगे मिसेल बनाता है वो कौन सा है? पॉजिटिव वाला है। नाइट्रोजन और आर्गन गैसों के एक मिश्रण में 7 ग्राम और इसके 8 ग्राम हैं। तो देखिए मोल कितने आ गए नाइट्रोजन के, सरल है ये भी क्वेश्चन, 1/2 हो गया। आर्गन के कितने आ गए बेटा? 1/5 आ गया, ठीक है। और यदि गैसों का कुल दाब 27 बार हो तो आंशिक दाब कितना होगा? कैसे निकालते हैं बेटा आंशिक दाब? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बराबर कुल दाब इनटू मोल भिन्न करते हैं। कुल दाब कितना भाई? 27 है। मोल भिन्न कितना होगा? मोल भिन्न कैसे निकालते हैं? खुद के मोल, है ना, खुद के मोल अपॉन टोटल मोल्स, यही तरीका होता है मोल भिन्न निकालने का, ठीक है। सो अब क्या किया जाएगा देखिए इसको, दिस इज 27 इंटू ये आपका 0.5 कर देता हूँ। नीचे क्या आएगा? नीचे आप LCM ले लीजिए 5 को, ओके गाइस। सो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा? सॉरी 5 नहीं 10 आएगा, ये नीचे 10 ले लेता हूँ, ऊपर क्या बचेगा? 5 + 2 यानी कि 7/10। आगे बढ़ाएं, इसको सॉल्व करें थोड़ा सा। सो देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये हो गया आपका 27 इंटू 0.5 अपॉन ये हो गया 10, ऊपर चला जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखिए इसमें से क्या पॉसिबिलिटी है? ये आपका 1/2 ही इसको रहने देता हूँ, ये आपका 1/2 है। अब आप देखिए इसको कैंसिल करें, यदि 27 है ये, दिस इज योर 27, ओके 27 है ये, टोटल प्रेशर जो है वो 27 है। अब इसको कैंसिल करें, ये 5 हो जाएगा, दिस इज 27 इंटू 5, ये आपका आएगा 5 3 और 18, ये अप्रॉक्सीमेटली, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? नाइट्रोजन का देखो आप 14 है, नाइट्रोजन गैस है 92, तो आपका 7 ग्राम है, ओके ये 1/4 है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का 7 ग्राम है, ये 1/4 है। और आर्गन का आपका कितना है? आर्गन का आपका दे रखा है 8 ग्राम, 8 ग्राम का मतलब 8/40, ये 1/5, ओके ये तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ करा देता हूँ, इसको वापस देख लीजिए। ये आपका PT दे रखा है 27, ठीक है, ये हो जाएगा 27 इंटू एक्स ऑफ नाइट्रोजन, कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। सो दिस इज 27 इंटू 1/4 को रहने दीजिए, नीचे आपका LCM आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 5 प्लस आ जाएगा 4 यानी कि 9/20। सॉल्व करेंगे 27 इंटू 1/4 इंटू 20/9 हो जाएगा, ये 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 15 बार आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़े आगे चलो। The oxidation state of chromium in CrO4 and Cr2 are not the same। गलत कथन को पहचानिए। देखिए पहले भिड़ते ही क्वेश्चन आ गया
कि ये दोनों में सेम नहीं होती है क्या, Cr2O7 Cr4 दोनों में जो है वो सेम होती है, +6 होती है दोनों के अंदर, सेम नहीं है कह रहा है ये, तो बिल्कुल मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी सब भी इजी हैं, ध्यान होगा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कैटालिटिकल एक्टिविटी, काम करने का तरीका, एक ही पेज पे तीनों ऑप्शन है, कैटालिटिकल भी है, इंटरस्टिशियल भी है और आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी है, और उससे क्वेश्चन बनता है, वही पोर्शन वाला क्वेश्चन है। लेकिन देखिए फिर से देखो, मैं कह रहा हूँ एलिमिनेशन के बेसिस पर बहुत ईजिली इस पेपर को सॉल्व किया जा सकता है। +6 दोनों की सेम होती है। बाकी के ऑप्शन करेक्ट हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में और इसके बारे में। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, ये बहुत पॉपुलर हो गया है। ये जो है वो 111 है ना, और रोटेजियम बोलते हैं इसको। ये इन दिनों रातों रात जो है वो फेमस हो गया। पहले इस एलिमेंट को कोई पूछता नहीं था, जैसे ही क्वेश्चन आया है ये फेमस हो गया है, ठीक है। सो ये प्योरली याद करने के बेसिस पर है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का ये सही नहीं होगा, कारण कि ये बिल्कुल रटामार प्रोग्राम है, एज इट इज उठा के दे दिए हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं कि ऐसे ही सारी चीज़ों को रटते जाएं, बिना रटे इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है ना। तो रातों रात फेमस होने वाला एक रोटेजियम नया आपको एलिमेंट मिल गया, तो ऑप्शन डी है। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम से पहले कोई इसके बारे में कभी बात भी करता होगा। तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो किसी एलिमेंट को अचानक से फेमस कर देता है। देखिए, बेंजील्डिहाइड और एसिटोफिनॉन के तनु में याद करें, एल्डोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि ये क्रॉस एल्डोल है। क्रॉस एल्डोल क्यों है? आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाना है, सिर्फ रिएक्शन को पहचानना है। एक के अंदर आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक में है। क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल है बेंजील्डिहाइड और एसिटोफिनॉन, ठीक है। आपको प्रोडक्ट पूछा ही नहीं है, सिर्फ आपको ये पूछा है कि कौन सा टाइप है। एनिसॉल अलग से, ईथर प्लस HI, ईथर प्लस HI ऐसे स्टार याद आ रहा है कुछ, ईथर प्लस HI। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ईथर प्लस HI। ये उसमें था नहीं, फिर हमने अलग से लिखा था कि भाई ये तो बड़ा पॉपुलर है, ये एनिसॉल होता है। फिनॉल वाले के साथ हमेशा OH, फिनॉल के साथ ही H जाता है। ये भी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ा मॉडरेट में मान सकता हूँ उसको। जिस बच्चे ने रिसेंटली नहीं पढ़ा उसको हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो गया हो। अगला KSP का क्वेश्चन सदैव आता है और इन दिनों ये भी बहुत आने लगा है। अब NiOH होल ट्वाइस को जब हम ब्रेक करते हैं बच्चों, तो ये Ni2++2OH- बनाता है। इसको हम S बोलेंगे, इसको हम 2S बोलेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में है? ये NaOH की प्रेजेंस में है, जिससे कि हमको कितना 0.1 MOH- और मिलेगा, है ना। थोड़ा साइड में लिखता हूँ, आपको ध्यान है कि यहाँ ये NaOH की प्रेजेंस में बोला गया बच्चों। NaOH एक उच्च विलय यानी कि हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है, बेस है। इसकी प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये 0.1 M है, ये 0.1 M है, तो यहाँ पर आपको S और इधर 2S प्लस क्या करना पड़ेगा? 0.1 करना पड़ेगा। ये अच्छे क्वेश्चन में से इस पेपर के जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर डिफिकल्ट मान सकते हैं। और ये जो 0.1 है उसकी तुलना में 2S की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो इसीलिए इसको हम किसके तुल्य मान सकते हैं, किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं? तो इसको हम मानेंगे बेटा 0.1 के बराबर। तो अब जब KSP का हम इसमें लिखेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम यदि पढ़ा है किसी ने तो उसको ध्यान आ गया होगा। यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे? 0.1 का स्क्वायर कर देंगे। सो सॉल्युबिलिटी इज कमिंग आउट टू बी, कितना है ये? 2 × 10⁻⁻15 डिवाइड बाई हो जाएगा 0.1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा 0.1, जैसा कि आपको यहाँ दिया गया है। ये 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा। सो वहाँ फाइनली वैल्यू इसकी आ जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो 100 से मल्टीप्लाई करने का, यानी कि -13 है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है। इस पेपर के लिहाज से देखा जाए तो फिजिकल के सबसे अच्छे क्वेश्चन को मान सकते हैं। 2-ब्रोमोपेंटेन से पेंटुइन बनने की विलोपन अभिक्रिया है। ये तो हमको मालूम है कि इस तरह की विलोपन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो बीटा होती हैं, ठीक है ना। हेलोजन निकलता है जिसमें से HX निकलता है। HX का एलिमिनेशन एक ही कार्बन से नहीं है बल्कि 2 एडजेसेंट पोजीशन पर है, तो इनको बीटा बोलते हैं। सेटजेफ, बिल्कुल सेटजेफ फॉलो करेगी। सेटजेफ का क्वेश्चन भी आता है। सेटजेफ एंटी मार्कोनिकॉव मेंशन किया गया था। देखिए निर्जलीकरण कैसे हो सकता है? फिर मैं कह रहा हूं कि कितना इजीली आपको पता है कि निर्जलीकरण तो पॉसिबल ही नहीं है। निर्जलीकरण में जल निकलता है, इसमें कहाँ आप वाटर निकाल रहे हैं? इसका मतलब ABC सही है, D नहीं होना चाहिए। ABC सही है, D नहीं होना चाहिए। देखिए फिर एलिमिनेशन ऑप्शंस के बेसिस पे इसमें D दे रखा है, इसमें D दे रखा है, इसमें D दे रखा है, तो यानी कि आपको पहले 3 ऑप्शन नहीं भी आते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इन तीनों में D दे रखा है। D कैसे होगा बताइए? वाटर कहाँ रिमूव हो रहा है इसमें? HX का रिमूव होना, वाटर का रिमूव होना तो बिल्कुल अलग चीज है। वाटर निकल ही नहीं रहा है, ठीक है।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि के दर नियतांक से के से रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनते हैं और यहां बना है 2.303 अपॉन टाइम पूछा है लॉग R0 अपॉन R यानी कि 2 और ये 0.2, ये भी आसान दिया, लॉग 10 हो जाएगा 1 हो जाएगा जो कि टाइम आपसे पूछा गया था। सो दिस इज 2.303 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 4.606 है ना, इसको ऊपर पहुंचा दूँ 10⁻³ हो जाएगा और ये आपका लॉग जो है वो 10 हो गया जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये यहाँ से हट ही गया और इधर आ गया आपका 0.5 इंटू 10⁻³ यानी कि 500 सेकेंड। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला देखिए, एक तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधन एक द्वितीयक ब्यूटिल की तुलना में टर्शरी सेकेंडरी की तुलना में फिर से ऑप्शन के बेसिस पर किया जा सकता है, कोई विशेष नॉलेज की जरूरत नहीं। -ICS3 का होता ही नहीं है, -ICS3 का होता ही नहीं है, R इफेक्ट CH3 दिखाता ही नहीं है। मिसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट तो CH3 में तो होता ही नहीं है। एक ही मालूम है, यदि आपको पता भी नहीं हो कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है तो भी क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि CH3 के लिए बाकी तीनों बातें गलत हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चंस तो जैसे थे वैसे ही थे, लेकिन ऑप्शंस इस बार इजी हैं, थोड़ा कट ऑफ हाई रहने की पॉसिबिलिटी है, कंफ्यूजन नहीं है ऑप्शंस में। आप देखिए किसमें परमाणु की संख्या अधिक होगी, हमेशा से मैं क्लास में इस चीज को मेंशन करता हूं कि भाई मोल कॉन्सेप्ट में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक हमेशा परमाणु की संख्या निकालने वाला आता है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था। इससे अधिक मदद आपकी कैसे कर सकते थे कि लिथियम का और सिल्वर का इनका भार भी आपको बिल्कुल दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि परमाणुओं की संख्या यदि हमको निकालनी है सो वह मोल्स से निकलेगी, तो W अपॉन मोलर मास कर दिया जाएगा, है ना, और जिसके अंदर मोल ज़्यादा आएंगे उसमें नंबर ऑफ एटम भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, सो अब यहाँ निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि लिथियम में ही मैक्सिमम आने वाला है, क्योंकि ये 7 है, ये 108 है, 24 है, इसका भी 16 होता है। यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या लिथियम में आएगी, क्योंकि 1/7 मोल्स आ रहा है जो कि हाईएस्ट है। यहाँ पर 1/108 आ जाएगा, यहाँ पर 1/24 आएगा। इसके अंदर यदि मैं बात करूँ तो 1/32 आएगा, और क्योंकि नंबर ऑफ एटम पूछे तो 2 से इंटू करूँगा तो भी 1/16 आएगा। यानी कुल मिला के डायरेक्ट क्वेश्चन है कि लिथियम वाला, इससे करना सरल है। कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है, बायोलॉजी वालों को कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो इसकी सी ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है वो कई गुना होती है किसकी तुलना में, हीमोग्लोबिन की तुलना में। तो इसमें बोला था कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अस्थायी होता है, ऐसा नहीं है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तुलना में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो बहुत मजबूती से स्थायी रहता है, तभी तो इसको हैंग ऑफ डेथ बोलते हैं, मौत का फंदा। ठीक है ना, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, संयुक्त हो जाता है। बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। इनकम्प्लीट कंबशन से होती है, ऑक्सीजन बहन ये गुता को घटा देता है, यहाँ भी कोई डाउट किसी बच्चे का मुझे नहीं लगता ये गलत हुआ होगा। ल्यूटेशन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसी एक की कमी रह गई थी जिसके अंदर अपन को प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं। प्रोटॉन तो वहाँ सामने लिखे हुए हैं आपके 71, प्रोटॉन 71, 2 ऑप्शन है जिसके अंदर 71 दे रखा है, इसीलिए थोड़ी आगे मेहनत लगेगी। फिर बोला है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा इलेक्ट्रॉन भी इसके बराबर ही होंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमको मालूम है कि जो ए होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जो कि यहाँ 175 के फॉर्म में है, तो 71 माइनस कर दिया जाएगा तो न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा 104, यानी ऑप्शन नंबर 4। कोई तकलीफ कतई नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर था, कुछ भी नहीं है, सिंपल पेपर है, इजी पेपर आया था, बहुत आसानी से इसको अच्छे से करेक्ट किया जा सकता था। ज़्यादा आपसे मेहनत कराई नहीं गई है, क्योंकि सारी मेहनत मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के बाहर आपने पहले ही कर ली है। इन परिस्थितियों में आकर एग्ज़ाम देना, और बाहर से कई बच्चे दूर से भी आए हैं, और इन परिस्थितियों में कोरोना को देखते हुए थोड़ा साइकोलॉजिकल रखा गया पेपर को, ताकि बच्चे पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़े। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।